क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। जो यहाँ पर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेके अभी भी हमारी इंटरेस्ट रेट जो हम उसको राइज करेंगे। तो जब भी यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट की जो मीटिंग होने वाली है की अनाउंसमेंट करेंगे, वॉलेटिलिटी आपको खुद ही देखने को मिल जाती है। Hello, hi, namaste everyone. This is Riya Yadav. Welcome back to another episode of Traders Weekly. Today I have Pushpender Bhai here with me and Adi Bhai here with me, and we're discussing everything to do with Ethereum merge ETH 2.0 that is coming up. We'll talk about what is the market scenario currently, क्या चल रहा है market में, ups and downs about it. What do we feel about it? Ethereum और Bitcoin का TA will do, technical analysis will do, and we're going to talk about post merge scenario. merge के बाद क्या impact होने वाला है tokens के ऊपर, बाकी सारे टोकन्स के ऊपर, इथेरियम के ऊपर, गैस एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इथेरियम मर्ज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय आईडी भाई, हाय पुष्पेंद्र भाई, कैसे हैं आप? गैस तो मेरे ख्याल से कितने 110 रुपए चल रही है क्या लीटर इंडिया में? वही गैस की बात कर रहे हो ना? वही गैस की बात कर रहे हैं। Since I've been Adi good. is traveling a lot, so it is that gas that we're talking about, but we will actually talk about Ethereum gas. And market scenario क्या है, आप लोग का क्या update है? What do you think current market scenario is? तो सबसे पहले पुष्पेंद्र भाई, I'll let you start. So I think let me quickly share the chart. So basically ये सबसे पहले हम इथेरियम से स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा बिटकॉइन का बात कर लेते हैं, क्योंकि जो ये हमें एक साथ जो मेजर करेक्शन देखने को मिला था इथेरियम के अंदर, ये जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पर 25,000 से यहाँ पर एक हमें बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला और मार्केट पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि लगभग क्या $6,000 का पूरा यहाँ पर डंप था, जिसकी वजह से सारे के सारे ऑल्ट कॉइन, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे सोल हो या बीएनबी हो, सबके अंदर हमें एक बड़े करेक्शन देखने को मिले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने लास्ट टाइम 17,500 के आसपास यहाँ पर अपना बॉटम बनाया था, और अभी अगर हम दोबारा देखें तो बिटकॉइन अगेन यहाँ पर काफी लंबे टाइम बाद लगभग 1.5 महीने बाद हमें यहाँ पर अंडर 20,000 देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या है कि यहाँ पर एक तरीके से और मार्केट के अंदर अगर हम फंडामेंटली भी बात करें तो बहुत सारी हमें नेगेटिव न्यूज देखने को मिली है, जैसे कि यहाँ यूएस की तरफ से देखें, हम इंटरेस्ट रेट देखें वहां पर, तो वहां पर काफी हाई हुए हैं। अभी 2 दिन पहले भी कई सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, जहां से क्या है कि चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, सबके अंदर काफी बेरिश हमें यहाँ पर पैटर्न देखने को मिले हैं। बाकी एडी भाई, बिटकॉइन को आप कैसे देख रहे हो? अभी आई थिंक पुष्पेंद्र भाई, मतलब मार्केट के अंदर ना, मतलब किसी भी मार्केट को ऊपर मूव करने के लिए इंपॉर्टेंट ये रहता है कि मार्केट में पैसा है। जब मार्केट में नया पैसा आता है तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, और अभी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी है कि इतना स्ट्रांग वो मार्केट का फ्लो जो है ना उस तरह से चेंज हुआ नहीं है। तो डेफिनेटली अभी ये जो टाइम है थोड़ा सा क्रूशियल भी रहने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अभी जैसे रिसेंटली जो यहाँ पर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेके अभी भी हमारी इंटरेस्ट रेट जो हम उसको राइज करेंगे, और जब ये इंटरेस्ट रेट राइज होती है, टाइटनिंग होती है, तो उसका इंपैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट में शॉर्ट टर्म के अंदर तो देखने को मिलता ही है, चाहे फिर वो स्टॉक मार्केट हो जाए, चाहे बिटकॉइन यहाँ पर हो जाए। जैसे आप देख सकते हो, जब भी यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट की जो मीटिंग होने वाली है की अनाउंसमेंट करेंगे, वॉलेटिलिटी आपको खुद ही देखने को मिल जाती है। वो स्टॉक मार्केट में भी आ जाती है, तो बिटकॉइन में तो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा हो जाती है वो। तो अब क्या है, फिर से वही चीज सिचुएशन हमको देखने को मिली कि जब जीडीपी नंबर्स आए थे तो ये था कि चलो भाई, जीडीपी नंबर्स क्या, सॉरी, जब लास्ट यहाँ पर इन्फ्लेशन नंबर्स आए थे तो वो था कि जुलाई के नंबर्स जो थे जून के कंपैरिजन में कम थे, तो उससे थोड़ा सा ही हो गया कि ठीक है थोड़े कम है, तो क्या पता इस बार इंटरेस्ट रेट जो है उतनी ज्यादा नहीं बढ़ाए, बोले कि चलो अब थोड़ा हम रिलैक्स कर सकते हैं, इन्फ्लेशन जो है नीचे आ रहा है। लेकिन तब अगर देखोगे मार्केट में थोड़ा सा रिलीफ आया था, ये जो इथेरियम के अंदर भी प्राइस में जो जंप आया, अगर आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर भी जंप आया, ये कब आया? जब वो इन्फ्लेशन नंबर कम आए थे, और जैसी उनकी स्पीच हुई, जैसी स्पीच में आए और उन्होंने बोला कि नहीं, हम जो है अभी भी अग्रेसिवली यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको राइज करेंगे, उसके बाद ही सारे मार्केट टैंक हो गए। चाहे आप स्टॉक मार्केट को देखोगे, चाहे आप बिटकॉइन को देखोगे, चाहे आप यहाँ पर इथेरियम को देखोगे, तो ये साफ साफ बताता है कि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर एटलीस्ट यहाँ पर कोरिलेशन है इकोनॉमिक कंडीशंस का जो चल रहे हैं। क्योंकि जब पूरी दुनिया की हालत ऐसी हो रही है, मतलब लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, रिसेशन की हर जगह बात हो रही है, तो उसका कंडीशन मतलब बाकी हर मार्केट पे इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। काफी लोगों के अब क्वेश्चन ये भी होंगे कि इन्फ्लेशन का हेज बिटकॉइन होना चाहिए, तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की वो बात करिए। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में तो कोरिलेट टाइम टू टाइम करता रहता है, बट इफ यू वांट टू एग्जैक्टली फाइंड आउट बिटकॉइन कितना कोरिलेट करता है लॉन्ग टर्म में, देखो यू विल अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन हेज है कि नहीं है। तो उस कारण से ना अभी भी जो फैक्टर्स हैं जिसमें मैं देख रहा हूँ
ये तो फंडामेंटल हो गया। आप देखो इस पे डिपेंड करेगा, फिर से 15-16 को फिर से मीटिंग होने वाली है, एंड कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे इथेरियम मर्ज जो वहां पर भी होने वाला है, तो वो एक धमाका वाला जो टाइम है 15-16 ऑफ सितंबर का हो जाएगा। अब वहां पर इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं, कितनी राइज करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन बिटकॉइन के जो सपोर्ट में देख रहा हूँ ना, अभी जो क्रूशियल रहेगा, बिटकॉइन दो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है, जिसने प्रीवियसली हमेशा बिटकॉइन का बॉटम एक तरह से कंफर्म किया है, लेकिन इस बार चीजें जो हैं वो डिफरेंट भी हो रही हैं। ये दो मूविंग एवरेज हैं, एक है 200 वीकली मूविंग एवरेज जो अप्रोक्सीमेटली कहां पर है अभी पुष्पेंद्र भाई, 22,500 अभी कितने मेरा पे है? 4 आवर के अंदर है, तो वो भी क्या है कि हमें हाँ 17 के अराउंड आ रहा है यहाँ पर। मैंने अभी अच्छा, नहीं 4 मैं आवर का टारगेट। 200 का बोल रहा था। एक सेकंड में 200 फिर से रिकन्फर्म कर लेता हूं कि अभी कहां पहुंच चुका है। हाँ तो अभी वो है $23,200 के राउंड। तो बिटकॉइन की प्राइस के लिए जो रेजिस्टेंस बन जाएगा वो 23,200 है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाते हैं थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड सपोर्ट वाइज अगर हम डंप कर रहे हैं तो कौन सा एरिया जो अभी होल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो यहाँ पर बन जाता है 17,200 300 आप मान सकते हो, जहां पर 300 वीकली मूविंग एवरेज है। और इसी मूविंग एवरेज ने लास्ट टाइम बॉटम कंफर्म किया था, लेकिन इस बार करता है कि नहीं करता है वो देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस बार सिचुएशन जो है वो भी काफी ज्यादा चेंज यहाँ पर हो गई। दैट्स व्हाट आई बिल्कुल। फील विद बिटकॉइन। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पर एट टाइम्स। देखो काफी सारी जब सिचुएशन ऐसी पूरे वर्ल्ड में चल रही है, सो यू ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल। एंड कई बार होता ही है मार्केट के अंदर ना, आपको राइट टाइम का वेट करना है कि मार्केट के अंदर जब आपको क्लियर इंडिकेशन मिले कि मार्केट रिवर्सल कर रहा है एंड एक्चुअली में कुछ बाउंस और कुछ चीज आ सकती है, तब आपको करना है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको तो हर दिन एक्शन चाहिए कि आज प्राइस ऊपर चले जाए, कल प्राइस ऊपर चले जाए, वैसा होता नहीं है। मार्केट बहुत लंबे टाइम तक इररेलेवेंट भी रह सकता है और आपका पेशेंस जो है ना उसको टेस्ट कर सकता है। तो इसलिए यू ऑलवेज नीड टू नो एंड यू ऑलवेज नीड टू हैव अ प्लान कि कब मार्केट जो आपको इंडिकेशन देख रहा है कि पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है। आदि बिल्कुल। भाई, आपने रिवर्सल की बात की, कैन यू एक्सप्लेन ऑन दैट अ लिटिल बिट फॉर आवर यूजर्स? विच रिवर्सल? आपने रिवर्सल की बात की, राइट? मार्केट रिवर्सल्स वी कैन एक्सपेक्ट या ट्रेंड्स एंड या बीच बीच में, या सो या अबाउट दैट, about सो आई थिंक trend reversal, is that happening soon? When can we expect that? ये सो आई ऑलवेज फील यार, देखो ना बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। जब भी आप देखते हो मार्केट को तो कभी भी एक चीज के बेसिस पे मत देखो। जैसे टीए करते हो, टीए इज वन पार्ट ऑफ इट, फंडामेंटल्स क्रिप्टो की फंडामेंटल्स इज वन पार्ट ऑफ इट, क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशन दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि अब काफी कंट्रीज जो है रेगुलेशन को लेकर चीजें कर रही हैं, वो पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, उसका इंपैक्ट भी होगा। प्लस इकोनॉमिक कंडीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चल रही है, जो टाइटनिंग चल रही है, जो चीजें हो रही हैं, तो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हमको देखना पड़ेगा। और इनमें कैसे धीरे धीरे जो चीजें हैं वो हमको चेंज होते हुए देखने को मिलती है, जहां पर थोड़ा सा रिलीफ कहीं पर दिखे, पॉजिटिव चीजें हमको देखने को मिले, ताकि लोगों के अंदर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलीफ आए ना। अभी लोगों की हालत ऐसी खराब हो रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो अपने घर में अपने मतलब वो एक्सपेंडिचर और ये चीज देखेंगे या फिर वो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में पैसे लगाएंगे। ये लॉजिकल सी बात है ना। तो मार्केट ऐसा होना चाहिए कि लोगों के पास एक्सेस में पैसा हो। कोविड के टाइम पे हुआ, लोगों को प्रिंट करके खूब पैसा मिला, लोगों ने जिनके पास पैसा भी नहीं था उनकी सेविंग थी, तो उन्होंने क्या करा, पैसा कमाना है क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट क्रिप्टो मार्केट हो गया तो इन्वेस्ट कर दिया। अब वो सारी चीजें हो चुकी हैं। काफी लोग जो है जिन्होंने बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट किया वो भी फंसे हुए हैं। तो अब वो पैसे का जो सर्कुलेशन है वो होना इंपॉर्टेंट है। जब तक वो पैसा नहीं आएगा मार्केट ऊपर मूव नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, अगर आप इसको मॉनिटर करोगे, इसको देखोगे, तो ऑटोमेटिकली वो रिलीफ और जो सारी चीजें वो जब देखने को मिलेंगी तब वो होगा। अब वो होता कब है वो बड़ा हार्ड है अभी जज करना, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं। बट जब होगा वी विल सी क्लियर इंडिकेशंस क्या चीज होती है। और दूसरी चीज क्रिप्टो मार्केट में ना हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जब आप ट्रेड करते हो तो जैसे एक बंदा प्रॉफिट कमाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो दूसरी तरफ कोई दूसरा इंसान भी तो होना चाहिए जो लॉस खाएगा। ऐसे मैजिकली Zero मनी तो आता नहीं है। yeah. एग्जैक्टली राइट। तो उस अकॉर्डिंग इस मार्केट में भी, बुल मार्केट में तो सब आ गए कि मार्केट अच्छा है, सबके सब इन्वेस्ट कर दो। अब एक मार्केट का ऐसा पीरियड भी आता है, बेयर मार्केट, जहां पर जो नए लोग आए हैं वो सबके साथ वॉश आउट हो जाए, जो वीक हैंड्स है वो वॉश आउट हो जाए, और फिर जो ढीठ होते हैं वो एंड में रह जाते हैं, कुछ लिमिटेड लोग। एंड जब मार्केट एकदम ऐसा हो जाता है ना कि कुछ बचा ही नहीं है, मतलब एंड में फ्लश आउट करने के लिए कुछ लोग हैं नहीं, तब फिर हमको मार्केट में वो रिलीफ और जो रिवर्सल है वो देखने को मिलता है। ये पहले भी देख सकते हो आप 2020 में जब हुआ था, या 2000 क्या बोलते हैं 2014-15 के अंदर जब हुआ था। तो ये ट्रेंड है जो हर जगह देखने को मिलता है, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो। Got that. We'll quickly now jump to Ethereum का merge and Ethereum का TA. उससे पहले just I think in the next session we can discuss about we're approaching November, December where हर साल हम थोड़ा सा up trend देखते हैं, we see at least all time highs or something, you know. So in the next session we'll definitely talk about what is expected in November, December. So this is the cue for our viewers to stay tuned for the next episode, and we'll quickly jump to Ethereum merge. तो पुष्पेंद्र भाई, इथेरियम के ऊपर लेट्स डू अ क्विक टीए और फिर हम इथेरियम मर्ज से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करेंगे।
ओके, सो बेसिकली अभी अगर हम इथेरियम का देखें तो इथेरियम ने अभी रिसेंट के अंदर 14th ऑफ अगस्त के अराउंड यहाँ पर 2000 प्लस यहाँ पर क्रॉस किया था, 2000 के एबव यहाँ पर प्राइस गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला और कई सारे अनाउंसमेंट देखने को मिले जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड थे, और भी कई सारी चीजें हमें फंडामेंटल नेगेटिव देखने को मिली। उसके बाद में हमें जैसे यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर एक शार्प करेक्शन आया, सेम करेक्शन हमें यहाँ पर इथेरियम के अंदर भी देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर इथेरियम का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, इथेरियम मर्ज। तो मर्ज से पहले यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है, तो एक बार थोड़ा सा उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कि जो इथेरियम का रिसेंट टॉप है वो यहाँ पर क्या कि 2000 के आसपास यहाँ पर बन चुका है। बट जो बिटकॉइन है वो ऑलरेडी यहाँ पर क्या कि 20 वाले एरिया के अंदर है, और बहुत ज्यादा कुछ बुलिश बिटकॉइन के अंदर नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट सितंबर के अंदर एक और मीटिंग है यहाँ पर यूएस के अंदर, वहां से भी अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरह की अभी तक न्यूज आई है, सब कुछ नेगेटिव ही आ रहा है, तो वहां से भी कुछ पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि अभी के अंदर जो इथेरियम है वो यहाँ पर 1400 के आसपास एक सपोर्ट शो कर रहा है। और इससे पहले जो इथेरियम ने यहाँ पर एक मेजर पंप लिया था, वो एरिया था यहाँ पर 1350 का। तो इनको मैं अभी यहाँ पर सपोर्ट मान के चल रहा हूँ, और मेरी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर मर्ज से पहले अगर थोड़ा सा फॉर्मो बिल्ड होता है तो यहाँ पर 1700 1800 के आसपास तक हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। बट अभी 2000 से ऊपर जाना अभी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो मार्केट के अंदर, जैसा अभी एडी भाई ने एक्सप्लेन किया कि कोई नया पैसा आएगा यहाँ पर, नया मार्केट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्राइस यहाँ पर मूव करेगा। तो अगर बिटकॉइन ही मूव नहीं करेगा तो यहाँ पर इथेरियम भी यहाँ पर उस लेवल के ऊपर मूव नहीं करेगा जिस लेवल के ऊपर पहले यहाँ पर इथेरियम ने एक तरीके से हाइप बनाई थी, इस तरीके से पंप हुआ था। बाकी एडी भाई आपका कमेंट। या तो इथेरियम को लेके ना पुष्पेंद्र भाई, जो मैं देख रहा हूँ, मतलब इथेरियम 2.0 एक ऐसा इवेंट है जिसके बारे में लोग 25 साल से वेट कर रहे हैं। मतलब 25 साल तो नहीं, लेकिन काफी टाइम हो गया जब से लोग जो है वेट करे कि इथेरियम 2.0 कब आएगा कब आएगा। अब फाइनली इवेंट होने वाला है, और ये काफी बड़ा इवेंट है क्योंकि इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है काफी बड़ी ब्लॉकचेन है। बहुत सारे, कितने सारे प्रोजेक्ट है जो सिर्फ इथेरियम पे ही बेस्ड है। पूरा एनएफटी मार्केट आप देखोगे, डीफाई स्पेस देखोगे, वेब 3.0 पूरा इथेरियम पे मेजरली कहीं ना कहीं है। तो इतनी बड़ी ब्लॉकचेन को प्रूफ ऑफ वर्क से उसकी अंडरलाइंग जो टेक्नोलॉजी, जो जिस तरह से वो यूज कर रहे थे उसको, मैकेनिज्म को चेंज करना, प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाना बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है। अब यूजुअली हमने एक चीज जो देखी है, बाय द रूमर सेल द न्यूज, कि जब भी ऐसे कोई बड़े मेजर इवेंट आते हैं तो वहां पर हमको कहीं ना कुछ तो रैली देखने को मिलती है। ऑल्दो इथेरियम पे अगर हम देखेंगे $900 से लेके ऑलमोस्ट 2000 तक का एक रैली हो चुका है, लेकिन अभी भी जो इवेंट है वो मतलब आने में से 15 दिन बाकी हैं। तो यूजुअली होता ही है कि इवेंट जब आने वाला होता है उससे पहले कहीं ना कहीं रैली वो देखने को मिल जाती है, लेकिन अभी तक वो इंडिकेशन आए नहीं है। तो मैं थोड़ा क्लोजली ये वॉच यही कर रहा हूँ पुष्पेंद्र भाई, देखने के लिए कि अभी 15 दिन में क्या रैली आनी है तो यहाँ पर आ जाए, नहीं तो उसके बाद तो वो हो जाएगा इथेरियम 2.0 का जो ट्रांजिशन है, तो वो तो इवेंट तो हो गया। एंड दूसरी एक चीज ये कि जैसे अभी मनी की हमने बात करी कि मार्केट में ऊपर मूव करने के लिए मनी हैज टू कम, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो। इथेरियम में एक चीज ये हो सकती है कि नॉर्मली जैसे अभी लोग देख रहे हैं कि इथेरियम का 2.0 का इवेंट आ रहा है, तो उसके कारण ये हो सकता है कि जैसे नॉर्मली आता है बाय द रूमर सेल द न्यूज के लिए, काफी सारे लोग जब स्पेकुलेट करते हैं कि प्राइस ऊपर जा सकती है तो वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे $2000 पे चला गया तो वहां पर अगर आप देखो कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, जो पहले भी हमने कवर किया था कि ध्यान रखना, वो एरिया ब्रीच नहीं हुआ। लेकिन लोग बुलिश हो गए कि इथेरियम का इवेंट आ रहा है तो वी आर गोइंग टू द मून, सबको मून जाना है यहाँ पर, लेकिन वो हुआ नहीं, वहां से प्राइस नीचे गिर गई, आगे नीचे पाताल लोक पे। तो अब हुआ ये कि मैं मेजरली जो देख रहा हूँ ना, जो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं 1300 से लेके $1500 का जोन देख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं मेजरली वेट करूंगा अगले 15 दिन के अंदर प्राइस अगर कर रही है, भी फॉल भी कर रही है, कहां पर आके थोड़ा सा सस्टेन करती है कि प्राइस फॉल करे एंड फिर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट करके टीए वाइज थोड़ा ये इंडिकेशन दे कि अब रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। प्लस रियल वर्ल्ड इवेंट भी मैं देखूंगा, जैसे भी बात करी 15-16 को इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे कि नहीं, वो वाली न्यूज भी आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जब मेरे को रिवर्सल के चांसेस दिखेंगे, आई थिंक वहां पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आना है बाउंस तो इसी लेवल पे आ जाए। एंड $1300 के अराउंड 200 वीकली मूविंग एवरेज भी है, जो बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन इथेरियम में भी नीचे है, तो दैट्स आल्सो वन जोन। तो ये है इथेरियम के लिए, आई थिंक दिस 15 डेज इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बाकी देखते हैं किस तरह से चीजें जो है यहाँ पर प्ले आउट होती हैं। और सबसे बड़ी चीज एडी भाई, क्योंकि ये सेकंड नंबर का कॉइन है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसको कोई न्यूज के थ्रू या कुछ ऐसी मार्केट के अंदर इसको मैनिपुलेट करके पंप किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का कॉइन है। और कोई छोटा कॉइन होता जिसकी मार्केट कैप छोटी होती, शायद इतनी बड़ी न्यूज के ऊपर उसके अंदर हमें 30%, 40%, 50% तक आराम से पंप भी देखने को मिल सकते थे। बट इस तरह के कॉइन के अंदर ऑब्वियसली क्या है कि कोई छोटा इन्वेस्टर या फिर कुछ इन्वेस्टर मिलके इसको अब भी नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली।
बाकी अगर हम डेफिनेटली। मर्ज की बात करें तो ये काफी लॉन्ग अवेटेड इवेंट है, और ये हिस्ट्री का, ब्लॉकचेन की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है। तो ऑब्वियसली क्या है कि अगर ये बुल मार्केट के अंदर होता तो शायद हो सकता है कि इथेरियम का प्राइस यहाँ पर $10,000 भी चला जाता। बट अभी हाँ, एक बुल ऐसी मार्केट में। कंडीशन है जहां पर क्या है कि लोगों के पास में यूएसडीटी नहीं है, स्टेबल कॉइन नहीं है। तो ऑब्वियसली लोग क्या तो है कि इस ऐसे भी तरीके से फंसे हुए हैं ना सब यहाँ कॉइन्स के पर, अंदर। सब यहाँ पर क्या है कि कोई ऑल्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्ट है, कोई बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट है, तो सब यहाँ पर क्या है कि सबका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, कई सारे यूजर्स मीम टोकन के अंदर है। बट अगर ये बुल रैली होती तो और अदर कॉइन से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इथेरियम की तरफ आता, बट अभी वो आता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और इनफैक्ट क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी बिटकॉइन भी यहाँ पर क्या है कि बेरियस मोड के अंदर है। तो जो इथेरियम का जो इवेंट है, इसका थोड़ा सा डेट अगर और या तो पीछे की तरफ होता थोड़ा सा, या आगे की तरफ, तो कहीं या ना कहीं बुल हमारी मार्केट में होता, या बुल या बुल मार्केट में मार्केट होता। में होता, बुल मार्केट में होता तो कोई $10,000 से नीचे की बात ही नहीं करता। अगर आप देखोगे 15 दिन इवेंट के सिर्फ बचे हुए हैं, सब कुछ 15 दिन बाद पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। और 15 दिन के अंदर यहाँ पर अभी हमें कोई ऐसे ट्वीट नहीं दिख रहे हैं मून बॉयज की तरफ से भी कि यहाँ पर क्या है कि 10,000 का टारगेट है, मेरा 20,000 का टारगेट है। यहाँ पर कोई इनफैक्ट क्या है कि 5,000 की भी बात नहीं कर रहा है। तो उसका सिंपल रीजन यही है सबसे बड़ा, तो कि मार्केट के अंदर एक साइकिल होती है, और उस साइकिल के अंदर जब बुलिश सिनेरियो होते हैं तो लोग ऑल्ट का पैसा, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स का पैसा सब डालते। लेकिन अभी क्या है कि कोई भी कुछ भी बड़ा अमाउंट नहीं डाल रहा है, और जब क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी गेम है वो पूरा पूरे तरीके से सप्लाई डिमांड के ऊपर है, और अभी यहाँ पर जो डिमांड है वो उस लेवल की नहीं है। एंड मार्केट में भी वही चीज होता है ना, इफ यू लुक एट बुल मार्केट, तो बुल मार्केट में जब आप प्रॉफिट बना रहे हो, तो यू हैव दैट पॉसिबिलिटी कि प्रॉफिट में वो निकाल लेता हूँ, इथेरियम में डाल देता हूँ। अब जब बेयर मार्केट चल रहा है, सारे कॉइन्स ऑलरेडी डाउन है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है तो यार मैं बेचूंगा तो यार लॉस हो जाएगा, तो कहाँ निकालूं, तो वो ऑटोमेटिकली इंपैक्ट आता है। लेकिन इथेरियम को अगर देखा जाए ना, नॉर्मली ये इवेंट वगैरह की हम बात करें, सो दैट थोड़ा सा ट्रेड पर्सपेक्टिव से यू गेट द क्लैरिटी कि अभी यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी एक ये कॉइन है जिसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। इस जैसे हमने मर्ज की शॉर्ट टर्म की बात करी, लॉन्ग टर्म के अंदर जो एक अच्छा बेनिफिशियल चीज जो होगी ना, जैसे अभी ये इथेरियम का मर्ज हो जाएगा तो हम फंडामेंटली चेंजेस की बात करते हैं। ट्रांजेक्शन इतने कोई फास्ट नहीं होने वाले, आई थिंक 10% 3% ऐसा कुछ है, मतलब हल्का फुल्का फास्ट हो जाएगा, लेकिन इतना कोई डिफरेंस नहीं है जो आपको लगेगा कि इथेरियम में गैस फी कम हो रही है या ट्रांजेक्शन फास्ट होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज जो होने वाला है ना, वो ये कि इथेरियम की जो सप्लाई है, जैसे बिटकॉइन की 21 मिलियन है, लिमिटेड है, उससे ज्यादा कभी आ नहीं सकते, बन नहीं सकते। इथेरियम में जो सप्लाई थी वो अनलिमिटेड थी, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो बनता रहेगा, उसकी कोई कैप नहीं थी। तो उसमें यहाँ पर हुआ यह था कि बेसिकली इन्होंने एक EIP 1509 करके एक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, जिससे क्या होता है, मेजरली गैस फीस जो होती है वो बर्न होने लग जाती है। तो उससे हो ये गया कि अभी जितने इथेरियम बनते हैं उससे ज्यादा यहाँ पर इथेरियम बर्न हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे 4.3% जो सप्लाई है वो यूजली एक साल के अंदर इथेरियम के अंदर जनरेट होती है। ठीक है, अब वो जो है इस ये चीज होने के बाद वो यहाँ पर रिड्यूस होके 0.43% हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नए बिटकॉइन, जो नए इथेरियम जनरेट हो रहे थे वो 4.3% थे, वो रिड्यूस होके 0.43% बन जाएंगे। तो इसका मतलब नए इथेरियम और कम बनेंगे, लेकिन जो बर्निंग हो रही थी वो उसी तरह की रहेगी। तो वो सप्लाई में कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है, जो आने वाले टाइम पे पॉजिटिवली मे भी हो। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि सारी अच्छी चीज है, लेकिन ये भी ध्यान रखो पैसा इन्वेस्टेड है तो गड़बड़ भी चीजें हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। अब उस मूवमेंट में कल को कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाए कि इथेरियम के ऊपर कुछ करप्शन वगैरह या ऐसा कुछ ब्लॉकचेन पे, मतलब टेक्निकल चीजों को लेके, जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए, क्योंकि काफी टेस्ट नेट पे उन्होंने किया, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू बी केयरफुल। On that note, Adi bhai, can you quickly explain beacon chain exactly है क्या, और अभी जो सारे टेस्ट नेट्स पे सक्सेसफुल हुआ है वो exactly क्या है, और अभी जो मेन नेट पे जाने वाला है, what are we expecting to happen on a technical front, a little bit for our users. तो बेसिकली ये था कि देखो दो मॉडल मैकेनिज्म है यहाँ पर। एक है प्रूफ ऑफ वर्क, जो यहाँ पर माइनर्स को, मतलब कंप्यूटर वगैरह यूज करके आप माइनिंग करते हो। एक है प्रूफ ऑफ स्टेक, कि कॉइन है आपके पास तो कॉइन को स्टेक करो और आप नेटवर्क को सपोर्ट करते हो। अब इथेरियम जो था वो चल रहा था प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, ये ब्लॉकचेन चल रही है, सब इस पर DApp बना रहे हैं, चल रही है। अब सिमिलरली उसके पैरेलल इन्होंने एक बीकन चेन को लॉन्च किया। बीकन चेन का काम यह था कि बीकन चेन ये प्रूफ ऑफ स्टेक की चेन है, लेकिन एक खाली चेन है कि एक रोड बना दी, मतलब ये मान लो ये रोड चल रही है प्रूफ ऑफ वर्क की, ऊपर एक और साइड में रोड बना दी प्रूफ ऑफ स्टेक की, जो चल रही है, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कोई चीज बिल्ड नहीं हो रही है, और साइड में चल रही है, जस्ट देखने के लिए कि साइड में दोनों की दोनों चेन चलती रहे। अब हो ये रहा है कि आगे जाके यहाँ पर ये वाली जो नीचे रोड थी, इस रोड को और बीकन रोड को दोनों को ज्वाइन कर दिया जाएगा। तब यहाँ पर इथेरियम जो है इस वाली रोड से मूव करके सीधे इसके ऊपर आ जाएगा, प्रूफ ऑफ वर्क यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और ये बीकन चेन वाली जो थी प्रूफ ऑफ स्टेक वाली ब्लॉकचेन, वो यहाँ पर कंटिन्यूएशन में चली जाएगी। तो इसी कारण से ये दोनों जो रोड का मर्ज होगा, इसी को मर्ज बोला जाता है। इसलिए इथेरियम मर्ज किस लिए बोलते हैं, ये दोनों जो ब्लॉकचेन यहाँ पर एक तरह से अलग अलग जो मैकेनिज्म की इन्होंने ब्लॉकचेन रन करी है वो हो जाएगी। तो यही जो कन्वर्जन है
इसके लिए इन्होंने टेस्टनेट के ऊपर भी, जैसे टेस्टनेट बेसिकली होता है कि जैसा इथेरियम का ब्लॉकचेन है वैसा ही मॉडल बना हुआ है जिसके ऊपर लोग टेस्ट करते हैं, चीजों को बनाते हैं, ताकि एक्चुअल चेन पे वो चीज नहीं हो, क्योंकि एक्चुअल चेन पे गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो टेस्टनेट पे वो टेस्ट वेस्ट करते रहते हैं कि उसमें क्या चलता रहता है। तो उसके अंदर उन्होंने ये सारी चीजें टेस्ट कर ली है कि ये ट्रांजिशन जो हमको करना है, मर्ज करना है, क्या वो पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए 4-5 टेस्टनेट है, उस पर टेस्ट किया, वो सक्सेसफुल हो चुका है। जब वो सब में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ताकि एरर भी जो हो पहले पता चल जाए। जब वो सक्सेसफुल हो गया तब उन्होंने बोल दिया गो हेड कि हाँ सब में सक्सेसफुल हो चुका है, हम मेन चेन पे वो ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो वही अब चीज जो है यहाँ पर होगी। और आपने बोला कि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस नहीं आएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फीस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। We've talked about the price that is expected of ETH to go, but in a year maybe, let's say if I ask you कि एक साल के बाद कैसे होने वाला है, when we're completely utilizing proof of stake, then what will be the transactions, then what will be the gas price, and how will this merge actually impact other tokens? Will it Polygon पे कैसे impact करने वाले? Let's say अगर scaling we're using Polygon for, how will that impact Polygon or any other scaling mechanisms or any other blockchain, anyone layer ones? Because if this is more utilized, अगर ये वाली blockchain ज़्यादा utilize हो रही है even for developers, तो बाकी सारी chain से लोग move होके, let's say अगर Solana पे transaction ज़्यादा है, वहाँ से move होके, will people again migrate to Ethereum? सबसे पहले मैं बताता हूँ ना, अगर आप डीफाई की बात करोगे, वेब 3.0 की एक्चुअल एप्लीकेशन की बात करोगे ना, तो इथेरियम के आसपास कोई एप्लीकेशन आती नहीं है। मतलब आप ये मान लो कि इथेरियम बेसिकली गूगल है, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कोई और कंपनी है नहीं जो गूगल को बीट करने के लिए अभी तक आ पाए। छोटी मोटी हैं, उसमें छोटी मोटी चीजें बन रही हैं, लेकिन अभी उस लेवल पे आई नहीं है। तो अगर यहाँ पर अभी देखा जाए इथेरियम का भी जो ये मॉडल है, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है जो ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकली इट्स नॉट सिंपल कि ऐसे फटाफट कर दिया 2 सेकंड के अंदर। बाकियों ने भी तो प्रूफ ऑफ स्टेक को लॉन्च कर रखा है, बहुत टेक्निकली बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। अब इसके अंदर भी जो मर्ज होगा ना, तो ये मर्ज होने के बाद ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली पूरा प्रूफ ऑफ स्टेक में जो सारी चीजें सही हो गई। पहले तो ये मूव करेंगे कि भाई सब कुछ ढंग से हो जाए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन फी है उसको रिड्यूस करने के लिए, यहाँ पर जो कैपेबिलिटी है स्टोरेज की उसको इंक्रीज करने के लिए और भी अलग अलग यहाँ पर 4-5 जो अपग्रेडेशन है ना वो लेके आएंगे। और ये अपग्रेडेशन जो है एक साल में खत्म नहीं होंगे, ये अपग्रेडेशन खत्म होते होते 2023 या 2024 भी हो सकता है, या 2025 भी हो सकता है। तब जाके फिर इनका बोलना है कि मिलियन ट्रांजेक्शन जो है इथेरियम यहाँ पर सपोर्ट कर पाएगा। तो वो 3-4 साल में बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। वी डोंट नो वहां पर तब तक किस तरह से चीज होंगी। तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तब तक जो पैरेलल यहाँ पर हमको लेयर 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं वो यूजफुल यहाँ पर रहेंगे। एंड इन दी एंड अभी भी हमको नहीं पता है कि 3-4 साल के अंदर क्या वो प्रॉपर्ली सारी चीजें इथेरियम पे हो पाती है कि नहीं हो पाती। सबसे पहले तो ये टेस्ट यहाँ पर रहेगा। तो अभी इट इज हार्ड टू जज, वील हैव टू सी, लेकिन तब तक ये लेयर 2 जो है यहाँ पर रहेंगे। और इस एक्शन के बाद पुष्पेंद्र भाई, डू यू थिंक बाकी टोकन्स में कुछ इम्पैक्ट होने वाला है इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम? सो बेसिकली क्या है कि अभी तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप एज ए नॉर्मल मतलब टेक्निकली आप देखोगे तो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक यहाँ पर जस्ट एक माइग्रेशन हो रहा है। बट डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक तरीके से हम यहाँ पर गैस फी की बात करते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन फी लगती है, तो आने वाले टाइम के अंदर हमें और भी यहाँ पर क्या है कि अपग्रेड देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में एडी भाई ने भी बात करी। क्योंकि अभी क्या है कि हम कोई भी ऐप वहां पर डिप्लॉय करते हैं, तो डिप्लॉय करने के बाद में क्या होता है कि हमारा हर इवेंट के ऊपर वहां पर चार्जेस कटते हैं। और वो जो चार्जेस है, क्योंकि जहां भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वहां एक एग्जीक्यूशन हो रही है, और उस एग्जीक्यूशन के ऊपर अभी जो इथेरियम की फीस है वो बहुत हाई है। तो जब आने वाले 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में जब एक तरीके से नेटवर्क अपग्रेड हो जाएगा, तो ये जो ट्रांजेक्शन जो चार्जेस है बहुत कम हो जाएंगे। तो जो इथेरियम के ऊपर अभी डेप बन रही है वो उससे भी जस्ट डबल ट्रिपल तक पहुंच जाएंगी। क्योंकि एक नॉर्मल जो पर्सन है जो आज सेंट्रलाइज एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर वो डिसेंट्रलाइज के ऊपर मूव करता है और वहां पर क्या कि बड़ी गैस फी उसको देनी पड़ती है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो L2 वाले जो अभी तक कॉइन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से इम्पैक्ट जरूर होंगे। क्योंकि जब मेजर ब्लॉकचेन ही जब डायरेक्टली L1 के ऊपर ही आपको मतलब कुछ चीजें चीप प्राइस के ऊपर मिल रही हैं, कम गैस फी में मिल रही हैं, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो L2 के ऊपर देखने को मिल सकता है। बट टाइम बीइंग L2 वाले भी कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे, और भी वो अपने एडिशनल फीचर्स इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ नया कुछ करेंगे। एंड होने में भी जैसे ये जो इथेरियम इस लेवल पे बनेगा, 3-4 साल बाकी है अभी। 3-4 साल में यू नेवर नो क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड दूसरी एक चीज जो है रिया, आई थिंक इस वीडियो के थ्रू अपन लोगों को वार्न भी कर देते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। कुछ जो माइनर्स हैं वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर, क्योंकि अब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव कर रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर लोग वगैरह जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम प्रूफ ऑफ वर्क जो है ना उसको भी कंटिन्यूशन में यहाँ पर रखेंगे।
ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है, जितना मैंने इस मार्केट को देखा है, जितना मेरे को लगता है ये एक एक्सरसाइज है फॉर पीपल टू मेक मनी, एंड काफी सारे लोग इसको मैनिपुलेट करके दे ट्राई टू मेक मनी। क्योंकि होगा क्या, इथेरियम की ब्लॉकचेन है, ठीक है, इथेरियम के ऊपर इतने सारे प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, अलग अलग डी एप्स हैं, सारे के सारे कॉइन्स यहाँ पर लॉन्च हैं, तो सबके सब एक साथ ही वो बीकन चेन पे चले जाएंगे, वो बोलेंगे ये पुरानी चेन, ये पुरानी रोड हमको यूज नहीं करनी। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो पुरानी रोड है ना, हम तो इसी को यूज करेंगे। तो क्या होगा, एसेट्स भी यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। जो अभी जो इथेरियम आपके थे प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, इस वाली रोड पे आपके इथेरियम थे, ठीक है, साथ में डी एप्स वगैरह के जो टोकन थे वो सारे के सारे थे, एनएफटी आपके सारे इस प्रूफ ऑफ वर्क वाली रोड पे। अब ये बीकन चेन वाली जो रोड है, इस पे आप मूव करके तो आप अपने एसेट्स लेके यहाँ पर चले जाओगे, लेकिन उसकी मिरर कॉपी इस चेन पे भी रहेगी। लेकिन ये है कि उस चेन को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जितने यहाँ पर एप्लीकेशन है, जितने कॉइन्स है, वो कुछ बनाएंगे नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक शॉर्ट टर्म हमको ऐसा एक टाइम देखने को मिल सकता है जहां पर प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर ना आपको दिखेंगे कॉइन्स राइज कर रहे हैं, कि प्रूफ ऑफ वर्क पे जो इथेरियम है वो राइज कर रहा है, या वहां पर जो एसेट्स हैं उसको राइज कर रहे हैं, पीपल आर मेकिंग मनी। लेकिन वहां पर आप केयरफुल रहना, क्योंकि वहां पर आपके पैसे लूज करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप यूज भी कर रहे हो, ये जो भी चीज होती है, अगर आपको रिस्क करना है उसके अंदर, तो छोटा अमाउंट लगाना, लेकिन बी केयरफुल, मेक श्योर आपके एसेट जो है प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, उसको आप किसी तरह से यहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क के साथ इंटरलिंक करने की कोशिश नहीं करो। साथ में ये भी हो सकता है बहुत सारे ईमेल्स है आपके पास कि आप यहाँ पर बेनिफिट कमा सकते हो, आपको 2 एसेट्स मिलेंगे, आप सेल कर सकते हो, इतना बना सकते हो, ईमेल आएंगे या गिव अवे के लिए करके, तो उस पर भी क्लिक मत करना। इन सारी चीजों का आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे मेजर इवेंट पे स्कैमर्स के लिए भी एक तरीका हो जाता है लोगों को यहाँ पर स्कैम करने का। तो बी वेरी केयरफुल। Got that. Actually, that was very helpful. ये tip बहुत important है, और you हमारे viewers, I hope they take note from this. And I think that was all that we had to talk about Ethereum merge today. I think we've had good 27 minutes of conversation. Thank you so much, guys. जो भी हम 2020 से I think Vitalik से हम सुन रहे हैं merge के बारे में बहुत सारी चीजें. Finally, they're coming to succession. 15 more days. Let's just see what really happens. Stay tuned for all of that. हमें अपने और questions भेजिए, whatever you have doubts on. क्या चल रहा है? Anything, anything at all that you want us to answer, we will come here. We have this portal to answer all of those questions for you. And that's all for today. Thank you so much, Pushpendra bhai. Thank you so much, Adi bhai. Amazing session. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।